अचानक घर के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही आसिया के दिल में एक खौफ पैदा हो जाता है। आसिया फौरन उस कमरे की तरफ भागती है जिस कमरे की तरफ से आवाज आ रही थी। आसिया ने कमरे की खिड़की के अंदर से झांककर देखा तो अंदर अंधेरा छाया हुआ था, कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। जब आसिया ने बहुत गौर से देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक औरत बैठी हुई है और वही औरत है जो लगातार रो रही है। उसकी आवाज में इतना दर्द है जिसे कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आसिया घबरा जाती है कि आखिर ये औरत कौन है, बंद कमरे में कहां से आई। आसिया ने उसे देखने की कोशिश की मगर उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा साफ साफ नजर तो नहीं आ रहा था। अलबत्ता बहुत गौर से देखने के बाद उसकी एक आंख नजर आई। वो आसिया की तरफ टकटकी बांधे देख रही थी। उसे देखते ही आसिया के दिल में दहशत पैदा हो गई। वो फौरन भागकर अपने घर से बाहर निकल जाती है, अपने पति को कॉल करती है और कॉल करके कहती है उस बंद कमरे के अंदर बैठकर कोई औरत बहुत जोर जोर से रो रही है। ये औरत कौन है, कहां से आई है, क्यों रो रही है, मैं नहीं जानती। तुम फौरन घर आ जाओ, इस घर में मैं अकेली नहीं रह सकती। पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो की कहानी में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। ये कहानी एक आसिया नाम की औरत की है। अपनी जिंदगी का एक सच्चा वाकया इस तरह से शेयर करती है। आसिया कहती है कि मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरे पति रेलवे में नौकरी करते थे। मेरे पति ने शादी से पहले ही रेलवे क्वार्टर के लिए एप्लीकेशन डाल दिया था, लेकिन अब तक हमें कोई रेलवे क्वार्टर नहीं मिला था। इस वजह से शादी के बाद मैं कई महीनों तक अपने शौहर के साथ अपने ससुराल में रही थी। आखिरकार मेरे पति का एप्लीकेशन पास हो गया, उन्हें रेलवे क्वार्टर की चाबी मिल गई। मेरे पति जब काम पर से घर वापस आए, उन्होंने मुझे रेलवे क्वार्टर की चाबी दिखाई और साथ ही खुशखबरी सुनाई कि हमें घर मिल गया है। इस खबर को सुनने के बाद मैं बहुत खुश हुई थी। मेरे पति ने कहा 2-4 दिन के बाद हम यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। आसिया की नई नई शादी हुई थी, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, मेरे पति भी बहुत अच्छे थे। मैं इस बात के बारे में सोचकर खुश थी कि कुछ दिनों के बाद एक ऐसे मकान में जाकर रहना है जहाँ सिर्फ मैं और मेरा पति रहेंगे। हम दोनों के अलावा कोई और नहीं होगा। एक नई दुनिया होगी, एक नई जिंदगी होगी। जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारेंगे। जब चाहेंगे घर में खाना खाएंगे, जब चाहेंगे बाहर जाकर खाएंगे, जो जी चाहेगा वो करेंगे। कोई कैद, कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई पहरा नहीं होगा। आसिया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। आखिरकार 3-4 दिन के बाद मेरे पति की छुट्टी थी। मेरे पति ने मजदूरों को बुलाया। शादी में जितना भी सामान मैं अपने साथ लेकर आई थी, वो सारा सामान टेम्पो में लोड करके उस नए मकान में चले जाते हैं। मकान में जाकर सारा सामान सलीके के साथ लगा दिया जाता है। अपने पति के साथ मिलकर मैंने घर के कई कमरों की साफ सफाई करी, सभी सामान को उसकी जगह पर रखा। हमारे उस घर में 3 कमरे थे। 3 कमरों में एक कमरा ऐसा था जिस पर ताला लगा हुआ था। मैंने उसे देखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने अपने शौहर से कहा, जब इस क्वार्टर की चाबी हमें मिली है, हम इस घर के मालिक हैं, आखिर इस एक कमरे पर ताला क्यों बंद है? इसको ताला किसने लगाया? इसकी चाबी कहाँ है? मेरे शौहर ने कहा इसे रहने दो, मैं कल काम पर जाऊंगा तो इसके बारे में बात करूंगा, तो इसके बारे में पता करूंगा। इसके बाद अगली सुबह पति तैयार होकर काम पर चले गए। मैं घर की साफ सफाई करती रही। साफ सफाई करते करते मैं उस बंद कमरे की तरफ पहुंची। मैंने देखा वो कमरा पूरी तरह से बंद था, लेकिन जब मैंने हल्के से धक्का दिया तो मैंने देखा एक खिड़की उसकी खुल गई। जब खिड़की खुली तो अंदर से बड़ी तेज बदबू आने लगी। उस बदबू की वजह से मानो मेरा सर चकराने लगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर हाल के अंदर बाकी 2 कमरों के अंदर ऐसी कोई बदबू नहीं थी, इस कमरे के अंदर ऐसी बदबू क्यों है? मैंने जैसे तैसे करके खिड़की को दोबारा बंद कर दिया। मैंने हाल को, बाकी कमरों को साफ किया। शाम को जब मेरे पति आए तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। मेरे पति ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं, कल मैं इसके बारे में पता करूंगा। अगर इसकी चाबी के बारे में पता चला तो ठीक, वरना इसके ताले को हम तोड़ देंगे। अगले दिन मेरे पति ने उस बंद कमरे के
ताले की चाबी के बारे में बहुत इंक्वायरी की, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार मेरे पति ने काम पर जाने से पहले उस कमरे के ताले को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद मेरे पति ने कहा, इस कमरे को भी अच्छी तरह से साफ कर लेना ताकि तीनों कमरे हम अपने इस्तेमाल में ला सकें। मेरे पति नाश्ता करके तैयार होकर अपने काम पर चले गए। उन्होंने उस कमरे का ताला तोड़ दिया था। उनके जाने के बाद मैं सभी कामों से फ्री हुई। इसके बाद मैंने उस कमरे को साफ करने का इरादा किया। जब उस कमरे को मैं झाड़ू लगा रही थी तो झाड़ू लगाते लगाते मैंने देखा उस कमरे के अंदर एक सुराख मौजूद था। उस सुराख के अंदर से कुछ कपड़ा बाहर आ रहा था। आशिया कहती है कि मैंने उस कपड़े को पकड़कर खींचना शुरू किया। जब वो कपड़ा बाहर आया तो उसके साथ कुछ बाल भी बाहर आने लगा। मैंने बाल को, कपड़े को बाहर की तरफ निकाला। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक छोटी सी गुड़िया जो उस कपड़े और बाल में लिपटी हुई थी वो भी सुराख से बाहर आती है। आसिया कहती है, जब मैंने उस गुड़िया को देखा तो मैं हैरान रह गई। उस गुड़िया के अंदर कई जगहों पर पिन को चुभाया गया था, यानी सुई को अलग अलग जगहों पर चुभा दिया गया था। इस हाल में उस गुड़िया के कपड़ों को और बाल में लिपेटकर उस सुराख के अंदर डाला गया था। आशिया कहती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कमरे की जैसे तैसे साफ सफाई कर ली। कमरे के अंदर इतनी तेज बदबू थी कि मेरा सर मानो फटा जा रहा था। मैंने फिर भी कमरा साफ किया। जब शाम को मेरे पति काम पर से घर वापस आए, मैंने उनको उस कमरे के संबंध में और उस गुड़िया के बारे में बताया। मैंने वो गुड़िया अपने पति को लाकर दिखाई। मेरे पति ने कहा कि शायद किसी बच्चे ने खेलते खेलते ऐसा कुछ किया होगा और शायद हो सकता है उस गुड़िया को कपड़े और बाल में लपेटकर उसको सुराख के अंदर डाल दिया होगा। कोई बात नहीं, इसे उठाकर फेंक दो। इसके बाद मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। आशिया कहती है, अगले दिन मेरे पति सुबह तैयार होकर अपने दफ्तर चले गए। पति के जाने के बाद मैं घर के कामकाज में लग गई। अचानक मैंने सुना किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। उस आवाज को सुनते ही मेरे दिल में एक दहशत पैदा हो गई। मैं घबरा गई कि आखिर इस वक्त मेरे घर से औरत के रोने की आवाज क्यों आ रही है। आशिया कहती है, मैंने पहले तो बाहर झांक कर देखा कि क्या कोई दरवाजे पर खड़ा रोता है, लेकिन बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर वो 2 कमरे जो मैंने पहले से साफ कर रखे थे, उन कमरों में मैंने जाकर देखा, वहां भी कोई नहीं था। फिर आखिरकार मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। मैं उस बंद कमरे की तरफ जाती हूँ, क्योंकि उस कमरे को मैंने साफ करके बदबू की वजह से बाहर से बंद कर दिया था। मैंने उस कमरे का दरवाजा तो नहीं खोला, खिड़की के करीब गई। मैंने खिड़की को हल्के से धक्का दिया, खिड़की खुल गई। कमरे के अंदर अंधेरा था। मैंने अंदर झांक कर देखा, लेकिन कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार आशिया कहती है, जब मैंने कमरे के अंदर चारों तरफ देखने की कोशिश की तो मैं ये देखकर हैरान रह गई। कमरे के कोने में एक औरत बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे और वही औरत लगातार रोती चली जा रही थी। आशिया कहती है, उस औरत को देखते ही मेरे दिल में दहशत पैदा हो गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत गौर से उसे देखने की कोशिश की। उसके बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। उसका चेहरा तो मुझे नजर नहीं आया, अलबत्ता मुझे उसकी एक आंख हल्की हल्की नजर आती है। वो टकटकी बांधे मेरी तरफ देख रही थी। आशिया कहती है, मैं घबरा गई। मैं तुरंत वहां से हट गई, बाहर की तरफ भागी। मैं घर से बाहर निकल गई और बाहर जाकर मैंने अपने पति को कॉल किया। मैंने अपने पति को सारी बातें बता दी। उस बंद कमरे के अंदर कोई औरत अकेली बैठी रो रही है। कौन है, कहां से आई है, कौन सी बला है, मैं नहीं जानती। इस घर में मैं अकेली नहीं रह सकती। आप जल्दी से घर आ जाओ। मेरे पति जल्दी से घर वापस आ गए। आने के बाद मैं उन्हें अपने साथ लेकर घर के अंदर दाखिल हुई। अंदर जाने के बाद मेरे पति ने आगे बढ़कर उस कमरे की कुंडी को खोला, टॉर्च जलाकर अंदर देखा। अंदर कोई भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अंदर कुछ भी नहीं था। मेरे पति ने कहा, तुम्हारा वहम होगा, नया घर है, नई जगह है, अकेले रहने की आदत नहीं है, शायद तुम्हारे दिल में डर पैदा हो गया होगा। कोई बात नहीं,
2-4 दिन के बाद मामला सही हो जाएगा, तुम अकेली रह सकती हो, इस घर के अंदर कोई मसला नहीं है, ये घर हमें रेलवे की तरफ से मिला है, हमसे पहले यहाँ कोई और रहा करता था, आज हम हैं, हमारे बाद कोई और रहेगा, आखिरकार इसमें डरने की क्या जरूरत है। आसिया कहती है, मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया, हिम्मत बंधाई, उसके बाद हम रात में सो गए। सुबह नाश्ता करने के बाद मेरे पति दोबारा अपने काम पर चले गए, लेकिन अब मेरे दिल में एक डर पैदा हो गया था। मैंने तो उस कमरे की तरफ जाना आना बंद कर दिया था, बल्कि मैंने अपने पति से कहा उस कमरे के दरवाजे पर आप दोबारा ताला लगा दें, हमें उस कमरे को इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पति ने उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा दिया। अगले दिन मेरे पति जब काम पर चले गए, मैं घर के कामों में बिजी हो गई। अचानक काम करते करते मेरे कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। आशिया कहती है, जब बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो मैं घबरा गई, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, ऐसा लगता था मानो मेरा कलेजा मुंह से बाहर निकल आएगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं करूं तो क्या करूं। जैसे तैसे हिम्मत करके कि मैं उस बंद कमरे की तरफ जाती हूं, मैंने आहिस्ता से उसकी खिड़की को खोला। जब खिड़की को खोलकर मैंने देखा तो कमरे के उसी कोने में एक औरत बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर उसके बाल थे और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। जो बच्चा लगातार रो रहा था और मेरी तरफ टकटकी बांध कर देख रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था, ऐसी दहशत थी कि देखते ही मैं घबरा गई। मैं फौरन घर से बाहर भागी। अपने पति को मैंने कॉल किया, अपने पति को मैंने सारी बातें बताई और मैंने कहा कि अब मैं इस घर में हरगिज नहीं रहूंगी। मेरे पति ने कहा, तुम डरो मत, मैं अभी आता हूं। इसके बाद मेरे पति घर के लिए चल पड़े। मैं मजबूरन पड़ोस में रहने वाली औरत के घर चली गई। मैंने उसे जाकर सारी बातें बताई। मैंने कहा, मैं इस घर के अंदर नई नई आई हूं और इस घर के अंदर ऐसे ऐसे मामला चल रहा है, इस वजह से मैं इस घर में नहीं जा सकती, क्या थोड़ी देर आपके घर बैठ सकती हूँ। उस औरत ने मुझे पानी पिलाया, उस औरत ने मुझे बिठाया। मैं अपने पति का इंतजार करती रही। कुछ देर के बाद मेरे पति आए, उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं उनके साथ घर के अंदर गई। मेरे पति ने कमरे के दरवाजे को खोला। खोलने के बाद अंदर देखा, अंदर कुछ भी नहीं था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये क्या हो रहा है। मेरे पति ने मुझे समझाने बुझाने की कोशिश की, हिम्मत बंधाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने पति से कहा, जब आप इस घर में मौजूद होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में घर में ऐसी घटना होती है। कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हो जाए, हमारे साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आप मुझे छोड़कर काम पर जाएं और वापस आएं तो मैं आपको घर में मरी हालत में मिलूं। इसीलिए अब आप किसी और घर का इंतजाम कर लें या वापस अपने पिता के पास ले चलें, मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकती। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, हिम्मत से काम लो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करता हूँ। उसके बाद मेरे पति गए, एक आमिल साहब को लेकर आए। लाने के बाद आमिल साहब को पूरा घर दिखाया, वो बंद कमरा भी खोलकर दिखाया गया। आमिल साहब ने बंद कमरे को देखा, पूरे घर का जायजा लिया और लेने के बाद बताया, आपको ये घर फौरन खाली कर देना चाहिए, ये घर आपके रहने के लायक नहीं है। मेरे पति ने कहा, ठीक है, हम इस घर को खाली कर देंगे, लेकिन आप हमें पहले ये तो बताएं इस घर में मामला क्या है। ये जो अलग अलग हरकतें हो रही हैं, आखिर ये क्यों कर हो रही हैं। इस पर आमिल साहब ने बताया, दरअसल आपसे पहले इस घर में जो फैमिली रहा करती थी, उसके यहाँ एक बेटी थी। बेटी खूबसूरत थी, जवान थी, हर तरीके से बहुत अच्छी थी। उसके एक रिश्तेदार ने अपने बेटे की खातिर पैगाम दिया था, लेकिन लड़की के माँ बाप ने उस पैगाम को कबूल नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि उस रिश्तेदार का बेटा जो था वो बहुत ही बुरा था, शराबी था, नशेबाज था। इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार कर दिया। आखिरकार उनके रिश्तेदार को इस बात पर गुस्सा आ गया और उसने उस बेटी को और उस बेटी के पिता को ये कहा, ठीक है, मैं देखता हूं अब इसकी शादी कहाँ होती है। अगर मेरे बेटे के साथ इसकी शादी नहीं की तो मैं इसकी शादी कहीं भी नहीं होने दूंगा, मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उस बेटी के पिता ने उन रिश्तेदार को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और चैलेंज करके यहाँ से चले गए।
उसके बाद उन रिश्तेदार ने उस बेटी पर जादू टोना टोटका करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो लड़की जो अच्छी भली थी, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। जैसे पानी में नमक को डाल दें, नमक घुल जाया करता है, उसी तरह से वो लड़की दिन रात घुलना शुरू हो जाती है, हड्डियों का ढांचा बन जाती है। माँ बाप ने दुआ तावीज भी कराया, बहुत इलाज भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी बेटी को बचा नहीं सके और इसी कमरे के अंदर उस बेटी की बिस्तर पर पड़े पड़े मौत हो गई। और यही वजह है कि वो बेटी आज भी इस कमरे के अंदर मौजूद है। दरअसल मामला ये है कि जो लोग यहाँ रहते थे, उनके चले जाने के कई सालों तक इस घर के अंदर ताला बंद था, यहाँ आने को कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन आप लोग इस घर में आए, आने के बाद आपकी बीवी ने उस कमरे को खोला और कमरे के अंदर खोलने के बाद जो उनके रिश्तेदार ने जादू टोना टोटका किया था, उसे दोबारा छेड़ दिया। दरअसल साफ सफाई के वक्त आपको जो गुड़िया मिली थी, जिसे कपड़े और बाल में लपेटा गया था, जिसमें सुइयां चुभाई गई थीं, ये उसी लड़की के रिश्तेदार का किया हुआ अमल था जो लड़की की मौत का सबब बन गया था। उस मुसीबत और बला को दबा दिया गया था। यही वजह है कि ये कमरा पिछले कई सालों से बंद था, लेकिन तुमने साफ सफाई के लिए कमरे को खोला, उस बला को तुमने दोबारा छेड़ दिया। अब बेहतर है कि तुम इस घर को खाली कर दो। आसिया कहती है, मेरे पति ने दोबारा एप्लीकेशन किया, हमें दूसरा घर चाहिए, इस घर में हम नहीं रह सकते। मेरे पति के एप्लीकेशन को पास होते होते 4-5 दिन का वक्त गुजर गया। 4-5 दिन मजबूरन मैं और मेरे पति उसी घर में रहे। मेरे पति ने छुट्टी ले ली थी क्योंकि अकेला मुझे उस घर में कभी नहीं छोड़ा। लेकिन उस दिन के बाद कोई दिन या कोई रात ऐसी नहीं थी जब उस कमरे से किसी न किसी के रोने की आवाज ना आती हो। कभी कोई बच्चा रो रहा होता, कभी कोई औरत रो रही होती, कभी कोई चीख मार रहा होता, कभी मानो दीवार में कोई सर पटक रहा होता, कभी कोई बर्तन जमीन पर पटक रहा होता। आशिया कहती है, उस घर में मैंने जैसे तैसे ये 4-5 दिन का समय गुजारा। उस बंद कमरे के अंदर क्या कुछ चल रहा था, हमें उससे कोई मतलब नहीं था। हम तो ऊपर वाले से अपनी हिफाजत की दुआ कर रहे थे। आखिरकार 4-5 दिनों के बाद मेरे पति का एप्लीकेशन पास हो गया, उन्हें एक दूसरा मकान मिल गया। हमने फौरन मजदूरों को बुलाकर अपना सामान उठाया। जिस दिन चाबी मिली थी, उसी दिन हम उस घर को खाली करके उस नए क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।